गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जो है नाइन्थ क्लास की क्लासेस शुरू करेंगे। ये सब्जेक्ट होगा हमारा सिविक्स का, यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित, जिसमें कि हम लोग डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी से संबंधित काफ़ी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, और डेमोक्रेसी जो है उसको लेकर के जो हमारी परसेप्शंस है या वर्ल्ड में जो चीज़ चल रहा है उसको पहले चैप्टर में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बाकी अदर चैप्टर में भी हम लोग उसको देखेंगे। और ये सब कुछ देखने के साथ साथ हम कुछ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर में भी डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी जो है मैं सीधा अपनी नोटबुक पे लेके चलूँगा, ठीक है। वहाँ पर नोटबुक पे पढ़ाने में बहुत आसान होगा। जैसे वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड पे लिखना और बार बार मिटाने में हो सकता है काफ़ी लंबा समय लगे, और अभी लॉकडाउन का वक्त है तो जैसे अगर वीडियो लंबा लगे ना तो उसको पॉज करके देख लेना, और वीडियो अगर छोटा लगे तो वन टाइम में देख लेना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो मैं सीधा चलो नोटबुक पे ले चलता हूँ, कैमरा सीधा नोटबुक के ऊपर लेके चलता हूँ। चलिए तो अब सीधा अपनी नोटबुक पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को अगर हिंदी में हम लोग बोलें तो इसका मतलब होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र जिस डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं आज, ये हमारा क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है, शासन करने का एक तरीका है। कैसा तरीका है? लीस्ट वर्स्ट मेथड टू रूल। जो डेमोक्रेसी है ना, वो शासन करने का सबसे कम भ्रष्ट तरीका है। भ्रष्ट तरीका तो ज़रूर है, लेकिन सबसे कम भ्रष्ट तरीका है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया, इसको ज़्यादा डीप में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है ना। मौजूदा, कंटेम्प्रेरी को हिंदी में बोलते हैं मौजूदा। तो मौजूदा विश्व में डेमोक्रेसी यानी मौजूदा विश्व में लोकतंत्र वो किस तरह का है, इसके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सीखने की कोशिश तो कम से कम कर ही सकते हैं, भले कुछ सीखें या ना सीखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1970 में। 1970 में ये बड़ा सा विश्व है, इधर उधर पूरा बड़ा सा विश्व में हम लोग एक साउथ अमेरिकन कंट्री को पकड़ते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री में एक लंबा सा पट्टी बनाता है एक देश, सबसे सूखा देश है ये, इसको बोलते हैं चिली। इस चिली देश में एक वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था एलेंडे, है ना। तो ये प्रेसिडेंट थे और ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि लोगों के लिए फ्री में भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश की, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करने की कोशिश की, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। तो इन्होंने, इस प्रेसिडेंट ने जिनका नाम था एलेंडे, काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया कि रिफॉर्म लेके आए एजुकेशन सिस्टम में, एक बदलाव लेके आए एजुकेशन सिस्टम में, और बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो लोगों को देनी शुरू की। सभी के लिए एजुकेशन, सिर्फ गरीब अमीर का यहाँ पे इन्होंने कोई भेद नहीं रखा। फिर उन्होंने क्या किया, जो छोटे बच्चे थे इनको मिल्क फ्री कर दिया इनके लिए। और इसके बाद क्या किया कि वहाँ जो ज़मीनें थी, जो फालतू ज़मीनें पड़ी हुई थी, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो भूमिहीन किसान थे, उनके बीच में इन्होंने क्या किया, ज़मीन को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसके अलावा क्या किया, इन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया भाई। इन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन कंपनीज़ थी उनको जो है चिली में आना बंद कर दिया। जो नेचुरल रिसोर्स चिली का जो फॉरेन की कंपनी ले जा रही थी, उसको इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। अब इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो कुछ जो बुरे लोग थे इनकी नज़रों में ये चढ़ गए, और 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री ने इनका तख्ता पलट कर दिया। भाई साहब, इनका तख्ता पलट कर दिया, और वो भी ऐसा किया कि इनको बस मार ही दिया। इनको कैसे मारा उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मिलिट्री ने क्या किया कि डिफेंस मिनिस्टर जो थे उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। मिलिट्री जो थे, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, और इनको बोला, एलेंडे को बोला कि आप आत्मसमर्पण कर दो। एलेंडे ने बोला नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। अपनी ही सेना के सामने राष्ट्रपति आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा कैसे होगा। तो मिलिट्री वालों ने क्या किया कि इनके पूरे घर को बम से उड़ा दिया। इनका पूरा घर जो था वो ब्लास्ट में उड़ गया, एक बड़ा भारी ब्लास्ट में, और उसमें ज़मीन और बाकी इनके जो होल लोग थे उसमें सब के सब मर गए। तो इस तरह से एलेंडे जो है, उनका सत्ता जो है वो ख़त्म हो गया। और सबसे जो गजब की बात इसमें ये रही कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अभी मानी जाती है, उसी अमेरिका ने इन सैनिक जो ऑफिसर्स थे उनको पैसे दिए थे और उनको हथियार दिए थे इस तख्ता पलट करने के लिए। क्यों?
क्योंकि अमेरिका की कंपनी जो है वो चिली से उनका इम्पोर्टेंट रिसोर्स नहीं ले जा पा रही थी, इससे उनको समस्या थी। तो यूएसए ने यहाँ पे बहुत बेकार रोल अदा किया। यूएसए कई बार बहुत बेकार रोल अदा करता है, यूएसए से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इसके बाद वहाँ के जो आर्मी जनरल थे पिनोचेट, है ना, पिनोचे, इन्होंने वहाँ पे सत्ता को संभाला और ये क्या खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और 17 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे, ज़बरदस्ती के प्रेसिडेंट। और उस समय क्या हुआ कि वहाँ के एक एयर चीफ थे, उनका नाम था अल्बर्ट बैचलेट। अल्बर्ट बैचलेट ने अपोज किया एक बार पिनोचेट का जब इसने अपोज किया तो इनको क्या किया, किल कर दिया, मार दिया। अल्बर्टो बैचलेट को पिनोचेट ने मरवा दिया और उनकी पत्नी और बेटी को बहुत टॉर्चर के साथ उनको जेल में बंद कर दिया। तो जिन लोगों ने मुंह खोला पिनोचे गवर्नमेंट के अंदर में खिलाफ, उन सबको पिनोचे ने क्या किया, मरवा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ भाई साहब, फिर क्या हुआ, थोड़े से विरोध प्रदर्शन, संगामे सब शुरू हुए और 1988 में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब समझते हैं ना आप, रेफरेंडम का मतलब लोगों का मत देखा गया। तो उस समय क्या हुआ, पिनोचेट के अगेंस्ट लोगों ने मत दिया और पिनोचे हार गए। पिनोचे जब हार गए तो फिर क्या हो गया, पिनोचे का तख्ता पलट कर दिया गया। और ऐसा वैसा तख्ता पलट नहीं हुआ भाई साहब, गजब का तख्ता पलट हुआ। और मिचेल बैचलेट जो पहले प्रेसिडेंट की जो बेटी थी, ये डॉटर थी वो एयर चीफ मार्शल की, जिसको बहुत टॉर्चर किया गया था, बहुत मारा पीटा गया था, उनको 2006 में लोगों ने सत्ता सौंप दी। सत्ता किसको मिली, मिचेल बैचलेट को मिली। और इनके जो, जाहिर सी बात है, इनके फादर जो समय स्वर्गवासी हो गए थे, वो बड़ा गर्व कर रहे होंगे, ऊपर से ही आसमान से ही बोल रहे होंगे भाई बेटी मुझे तुम पे गर्व है। तो मिचेल बैचलेट है ना, वो प्रेसिडेंट हुई किसकी, चिली की। कब हुई, जब पिनोचेट को हटा दिया गया। अब क्या है, पहले क्या था, सैनिक शासन था, अब क्या है, डेमोक्रेसी है। मिचेल बैचलेट कैसे चुनी गई, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई, यानी कि लोगों ने उनको चुना। चलो ये पहली कहानी है, हैप्पी एंडिंग है ना, कैसी है, सुखांत कहानी है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग हो गई। चलो एक दूसरी कहानी लेते हैं, देखते हैं ये हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं। दूसरी स्टोरी है पोलैंड की, है ना, पोलैंड है। पोलैंड में कौन लोग शासन करते थे, तो ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, पोलैंड में जो रूल करते थे वो थे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और ये रहा पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और सारे बिजनेस जो थे ना गवर्नमेंट के अंदर में, इन्हीं के अंडर में रन हुआ करते थे। ये सरकार है, सरकार ही सारे बिजनेसेस को चलाती है। और जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसको नौकरी से निकाल देते हैं, उसके ऊपर में बहुत सारी कार्रवाई होती है, उसके साथ समस्याएं शुरू हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि एक वर्कर थी लेनिन शिपयार्ड, उसको बिना मतलब के ही नौकरी से निकाल दिया, ठीक है ना, बिना किसी कारण से जो है ना इसको नौकरी से निकाल दिया। बस नौकरी से निकालना था कि भाई लोगों ने क्या किया, हंगामे करने शुरू किए। और लोगों ने क्या किया, लोग क्या कर सकते थे भाई, वो सरकार इतनी ताकतवर, इसके खिलाफ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। और लोगों ने क्या कर दी, सारी कंपनियों में इन्होंने क्या कर दी, हड़तालें कर दी, ठीक है। लोग आए और इन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। और हड़ताल तो भाई वहाँ पर हड़ताल की तो व्यवस्था थी नहीं, हड़ताल तो वहाँ पर हड़ताल की तो सख्त मनाही थी। तो देखते हैं फिर क्या हुआ। तो फिर गवर्नमेंट ने जो है हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय एक जो है ना बंदा निकल के आया और उसका नाम था लेक वालेसा। उसने क्या ज्वाइन किया स्ट्राइक को, और उसने भाई अपनी मसल्स दिखानी शुरू की, किसको, गवर्नमेंट को। लेकिन किस तरह से, बहुत तरीके से। फिर लास्टली क्या हुई, गवर्नमेंट जो है वो झुक गई, है ना, गवर्नमेंट स्ट्राइक के आगे झुक गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ नियम्स को उन्होंने मान लिए, ठीक है ना। कौन से नियम को उन्होंने मांगे, तो उन्होंने एक लाया सॉलिडरिटी, ठीक है ना, सॉलिडरिटी, जिसमें कि क्या किया इन्होंने, ट्रेड यूनियन बनी सॉलिडरिटी। तो ये बनी ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन को उन्होंने मान्यता दे दी कि अब वो ट्रेड यूनियन जो है वो रहेगी। और ट्रेड यूनियन बनाने की जैसे ही मान्यता दी, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हो गए, बहुत सारे लोग, और इतने लोग जुड़ गए कि उनकी संख्या 1 करोड़ के पार हो गई, ठीक है। और ये क्यों बना था कि वर्कर्स की जो कंडीशन हो इम्प्रूव हो, ठीक है ना। 1 साल में ही जो सॉलिडरिटी जो पहली ट्रेड यूनियन बनी उसकी जो संख्या थी वो 1 करोड़ से ऊपर भाग गई। 1 करोड़ से ऊपर इसके क्या हो गए, मेंबर हो गए। और 1 करोड़ से ऊपर मेंबर हो गए भाई साहब, तब तो बहुत गजब का होना था। लोगों ने कई सारे सुधार के लिए आंदोलन किए, खूब सारे सुधार के लिए।
बस फिर क्या था, गवर्नमेंट को फिर गुस्सा आ गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया, यानी सैनिक शासन, है ना। गवर्नमेंट क्या किया, सैनिक शासन, गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ, है ना। किसी भी बड़े स्ट्राइक से पहले इसको मार्शल लॉ को इन्होंने लगा दिया। लेकिन फिर भी क्या, स्ट्राइक तो भाई स्ट्राइक है, स्ट्राइक बिगिंस इन मास, स्ट्राइक जो है बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो गई। और फिर क्या है, गवर्नमेंट को फिर से झुकना पड़ा और गवर्नमेंट को मजबूरी में रेफरेंडम कराना पड़ा, यानी इलेक्शन कराना पड़ा। जब गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए तो इलेक्शन के रिजल्ट में 99 सीटें जीत ली लेक वालिसा लेडेड पार्टी ने, और गवर्नमेंट को बस गवर्नमेंट सपोर्टेड किसी बंदे को शायद एक आध सीट मिल गई होगी। अब क्या हो गया, गजब का हो गया भाई साहब। लेक वालिसा जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। लेक वालिसा जो एक एजिटेशन, जो एक क्या विसल ब्लोअर थे, एक लोगों के साथ स्ट्राइक करने वाले थे, वो क्या हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। और जब ये प्रेसिडेंट हो गए तो बहुत सारे बदलाव को ये लेकर के आए। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2 जगह डेमोक्रेसी ने अपने झंडे गाड़ दिए, यानी कि अब जो है जनता अपने शासन को चुनना शुरू कर चुकी है। अब कुछ कॉमन थिंग्स हुए, अब कुछ कॉमन थिंग्स जो हम लोग देखते हैं कि द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। पहले ये था, है ना, देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फ्रॉम पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। पहले ये सिस्टम था कि कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता था या कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो सकता था, और पब्लिक की वैल्यू नहीं, कद्र नहीं की जाती थी, क्योंकि वो शासन थोड़ी चलाते थे या शासन थोड़ी चुनते थे। लेकिन फिर गजब का चीज़ हो गया, फिर आ गया डेमोक्रेसी। इन्हें डेमोक्रेसी क्या हो गया कि पीपल जो है उनको अपना जो है रूलर चुनने का और लीडर चुनने का अधिकार हो गया, ठीक है। और वो ऐसे अपने कंट्री पे रूल करने के लिए अपना रूलर खुद चुनने लगे। और इसके अलावा फ्रीडम मिल गई पीपल्स को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, और साथ में साथ ऑर्गेनाइज होने की, और साथ ही साथ प्रोटेस्ट करने की। ये सब लोगों को क्या हुई, छूट मिल गई। हमारे देश में भी यही है ना, हमारे देश में लोगों को छूट है। किस चीज़ की छूट है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, फ्रीडम को ऑर्गेनाइज और फ्रीडम को एंजॉय करने की, और साथ में साथ प्रोटेस्ट करने की, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, हम लोग देखते हैं 20वीं सेंचुरी 1900 से लेकर 2000 के बीच में पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जो है ना वो नंबर 1 ट्रेंडिंग हो रहा था। यानी खूब सारे लोग जो है ना वो डेमोक्रेसी के लिए हंगामा कर रहे थे। यानी कि नंबर 1 ट्रेंडिंग कौन था, तो डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ जगह लिमिटेड भी था, जैसे लिमिटेड इन अफ्रीका एंड एशिया। एशिया की हम लोग जानते हैं, एशिया में भी डेमोक्रेसी उतना नहीं है। चाइना को देखिए, चाइना इतना बड़ा देश है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। और अफ्रीका में भी वैसे ही डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी की जड़ें कहाँ पर है, तो हमारी डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख लेना भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने जो नारा दिया था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब गजब के नारे थे। इन्होंने लोगों के ऊपर क्या किया, पूरा जादू ही कर दिया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, एक बीज पड़ गए। किस चीज़ के बीज पड़ गए, डेमोक्रेसी की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख लेना, खुद ही देख लेना, या फिर मुझसे बोलना, नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर मैं पूरा का पूरा लेक्चर तैयार कर दूंगा। अब हम लोग देखते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है, ठीक है। कब आई थी, तो 1787 में, 1787 में ये वहाँ पर हो गया। लेकिन ये डेमोक्रेसी थी ना आधी अधूरी थी। मैं इसको पर्सनली टोटल डेमोक्रेसी नहीं बोलूँगा, वैसे जो बुक में लिखा है उसी को देखना। क्यों, क्योंकि ब्लैक को वोटिंग के राइट्स नहीं थे। दूसरी समस्याएं थी, यानी कि जिसके पास ज़मीन है कोई वही वोट दे सकते हैं, या जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकते हैं। गरीबों को वोट देने का हक नहीं था। ये नहीं था कि हर कोई आओ और वोट दे दो। महिलाओं को वोटिंग राइट्स बहुत बाद में दिए गए। ब्लैक्स को तो वोटिंग के राइट्स ही नहीं थे, बहुत हंगामे के बाद उनको दिए गए, वो भी बहुत लिमिटेड हैं। तो यूएसए में, जो विश्व का इतना ताकतवर देश है, अभी तक अपनी समस्याओं से जूझ रहा है वो। अब हम लोग एक वर्ड को देखते हैं, एक नहीं, दरअसल हमारे पास एक लाइन है पूरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हुआ सबको वोट देने का अधिकार, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर भारत में है उनको सबको वोट देने का अधिकार है। तो भारत में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, सबसे पहले शुरू हुआ न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को और बाकी सभी जाति धर्म के लोगों को क्या किया, वोट देने का अधिकार दे दिया। कब दे दिया, मुझे बताइए, कौन से साल में इन्होंने दे दिया था।
अब हम लोग देखते हैं 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि मैनी कंट्रीज बिकम डेमोक्रेसीज आफ्टर वर्ल्ड वार टू। 1945 के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हो गए थे, ठीक है ना। कॉलोनाइजेशन पीरियड जो था वो ख़त्म हो रहा था, तो उस समय में बहुत सारे जो देश थे वो क्या हो गए, खुद डेमोक्रेसीज में बदल गए, डेमोक्रेटिक हो गए। यानी कि अब वहाँ का शासन क्या हो गया, जनता चुनने लग गई। और अमेरिका ने इसमें काफ़ी बढ़ावा दिया और कई देशों ने इसमें बढ़ावा दिया कि चलो जनता अपना शासन खुद ही चुने, तो आसान है ना भाई, जनता के नुमाइंदे को बस मैनेज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे डेमोक्रेसीज में क्या हो गया, जो जनता ने अपने चुनने शुरू किए। अब इंडिया जो है ना, ये 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, 1947 में जब ये आज़ाद हुआ, तो इंडिया बन गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन हो गया भाई, इंडिया। लेकिन क्या सब कुछ बहुत अच्छा हुआ? नहीं, वर्ल्ड में कई सारी जगहों पे बहुत सारी ट्रबल्स आई। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं घाना का। घाना में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत लंबी लड़ी इसने, निकरमुख ने। लेकिन फिर इसके बाद ये जीते और जीतने के बाद ये वहाँ के बने प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेसिडेंट बढ़ते ही बोला कि अब मैं हमेशा के लिए प्रेसिडेंट हूँ, अब कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई और आएगा नहीं, अब मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। बस फिर क्या था, कुछ समय के बाद सेना बिल्कुल खिलाफ हो गई। 1966 में सेना ने अपनी तोप निकाल ली और तोप निकालने के साथ ही इस शासन का क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो घाना में क्या हुआ, नेकरमुख सत्ता का अंत हो गया, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी में भी कई सारी ट्रबल्स होती रहती है, तो हम सारी ट्रबल्स को तो हम लोग मिटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कम से कम 9th क्लास में पढ़ तो सकते ही हैं। तो हम लोग देखते हैं बूस्ट इन 1990s। 1990 में जो हमारा जो डेमोक्रेसी था, इसको एक बूस्ट मिला। बूस्ट मिला ऐसे कि जो रशिया था, रशिया कई पार्ट्स में टूट गया। इन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन क्या क्या 15 नए देश बन गए। 50 न्यू कंट्रीज फॉर्म्ड इन 1990s। 1990 में 15 नए देश बने, और जो 15 नए देश बने तो डेमोक्रेटिक, जैसे रशिया में क्या था, सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी रूल था, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी रूल जो था वो सब इधर से उधर होना शुरू हो गया। और क्या हो गया, मैक्सिमम जो लोग थे उन्होंने वो डेमोक्रेसी को चुना। तो मैक्सिमम जो देश थे उन्होंने भी किस चीज़ को चुना, डेमोक्रेसी को चुना। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश। हमारे पड़ोसी देश भी जो है ना, उनमें क्या था, डेमोक्रेसी का अंत करके सैनिक शासन आ गई थे। इसी तरह साथ साथ नेपाल में भी राजशाही जो थी वो आज आना जाना कर रही थी। लेकिन 1999 में अगेन जो है सो सारी चीज़ें बदली और पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में भी डेमोक्रेसी आई। 2005 में राजा फिर आ गए वे, लेकिन वापस से फिर से डेमोक्रेसी वहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो भाई ये क्या लगा रखा है, कभी डेमोक्रेसी आती है कभी डेमोक्रेसी जाती है, भाई बहुत हुआ। अब ऐसी बकवासें बंद होनी चाहिए, या तो डेमोक्रेसी बन लो नहीं तो डेमोक्रेसी बन लो, दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई आज के दुनिया में। अब 2005 में हम लोग देखें तो 140 कंट्री जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलो यहाँ पर जो कटा हुआ दिख रहा है ना, जब क्लासरूम में आओगे तो नोट्स दिखेगा, पूरे देख लोगे बहुत आराम से। तो 2005 में जो है 140 कंट्री जो है वो क्या हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं म्यांमार का, बिल्कुल हमसे सटा हुआ देश है म्यांमार। तो म्यांमार में भी क्या हो गया था कि 1948 में वो डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1962 में क्या हुई कि मिलिट्री कू हो गया वहाँ पर। मिलिट्री कू हो गया तो क्यों हो गया, क्योंकि 1990 में जो इलेक्शन, मिलिट्री कू तो है ही, लेकिन फिर जब डेमोक्रेसी के लिए जब इलेक्शन हुए 1990 में, तो उसमें सूकी जो है वो जीत गई, लेकिन सूकी को क्या किया, हाउस अरेस्ट कर लिया। तो अभी भी म्यांमार में जो है ना वो नाम मात्र की ही डेमोक्रेसी रह गई है। फिर हम लोग देखते हैं म्यांमार में क्या हुआ कि अगर कोई मिलिट्री के अगेंस्ट में कुछ बोलता तो उसको 20 साल की जेल हो सकती थी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो लग गई सारी चीज़ें, लेकिन भाई वर्ल्ड में भाई कहाँ कुछ और भी तो कुछ संस्थाएं थी जो वर्क कर रही थी। तो ये थी यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन, ठीक है। ये क्या करती है, पूरी दुनिया पे रूल करती है यूनाइटेड नेशंस। कैसे भाई, क्योंकि उसके 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर्स हैं, 193, जिसमें कि सब जो फेमस है वो है यूएन जनरल असेंबली। ये यूएन जनरल असेंबली क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है और पूरी दुनिया को रूल करती है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, तो मेंटेन करता है पीस पूरे वर्ल्ड में।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 15 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 तो हैं परमानेंट और 10 हैं टेम्प्ररी। 5 परमानेंट है, उसमें है यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, और यूएसए चाइना है, फ्रांस है, यूएसए चाइना फ्रांस रसिया, 1 2 3 4, एक देश तो छूट ही गया। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया है। कि एक देश और है, उसके नाम क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। 2 देश तो हो गए, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ठीक है ना, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया। क्या ब्रिटेन भी होगा क्या भाई? उसने तो एक समय पूरी दुनिया पे राज किया था, तो ब्रिटेन कैसे छूटता, तो ब्रिटेन हो गया। 10 टेम्प्रोरी है, 10 टेम्प्रोरी जो सीट्स है वो हर 2 साल में चुनी जाती है। तो 10 अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये जो 5 परमानेंट जो यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट जो मेंबर है ना, उनको एक स्पेशल पावर मिली हुई है, ठीक है। और ये स्पेशल पावर किस चीज़ की है, तो ये है वीटो पावर। वीटो पावर में क्या है, अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो सीधा मना कर देता है, और वो बाकी ज़बरदस्ती सब पे वो लागू हो जाता है। तो भाई यूनाइटेड नेशंस खुद ही डेमोक्रेटिक नहीं है। हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जो 188 कंट्रीज है इसकी मेंबर्स हैं। ये सब कब बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे। तो ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स के 188 देश हैं, ये तय करते हैं कि भाई किसको पैसा देना है और कितना देना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी है कि वैल्यू ऑफ वोट क्या है, तो मनी कंट्रीब्यूटेड, जितना पैसा इन्होंने दे रखा है देशों ने, उसी के अनुसार से इनका वैल्यू ऑफ वोट होता है। तो अब मेन है कि हाफ ऑफ वोटिंग पावर्स लाइज विद इन 7 कंट्रीज, और 7 देशों में जो है आधे से ज़्यादा वोटिंग राइट है वो कंसंट्रेटेड है। जैसे हम लोग बात करें यूएसए, जापान, रसिया, सऊदी अरबिया, फ्रांस और चीन, इन्हीं के पास ज़्यादा राइट्स हैं, और बाकी देश तो बस झुनझुना बजाने के लिए हैं। खैर, हम लोग जानते हैं कुछ और चीज़ों को कि हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है। नो डेमोक्रेसी इन यूएनएससी एंड आईएमएफ, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है यूएसए हमेशा अपनी मसल्स दिखाता रहता है, और ये यूएसए ने जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पूरे वर्ल्ड के बाकी देशों की डेमोक्रेसी का एक तरीके से उन्होंने तो क्या बताएं उसको, पुंगी बजा रखी है उनकी। अब हम लोग बात करते हैं इराक के मामले को। इराक में सबसे बड़ी पार्टी बनी बाथ पार्टी, और सद्दाम हुसैन ने शासन करना शुरू किया डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन ने वहाँ की पूरी सत्ता अपने पास कंसंट्रेटेड कर ली। लेकिन सद्दाम हुसैन ने बहुत अच्छा कुछ वर्क किया था। जैसे उसने क्या किया, जो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया और महिलाओं को भी राइट्स दी। इसके साथ साथ सद्दाम हुसैन ने कुछ और अच्छे काम किए। जैसे सद्दाम हुसैन ने जो काम किया उसमें उन्होंने क्या किया, जो कट्टर इस्लामिक लॉज को एबोलिश कर दिया और कुछ अच्छे काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर सद्दाम हुसैन के ऊपर में आरोप लगे कि भाई वो न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं। रिचर्ड बटलर सद्दाम हुसैन के गढ़ में घुसे, वहाँ उनको कुछ मिला नहीं, उनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने केमिकल वेपन्स बनाए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। वैसे सद्दाम हुसैन ने कुछ विद्रोहियों के खिलाफ केमिकल्स का यूज़ किया था, लेकिन खैर बहुत बड़े आरोप लगने शुरू हुए और उनके ऊपर जो है ना अटैक शुरू किया। और ये यूनाइटेड नेशंस के परमिशंस के बगैर यूएसए ने उनके ऊपर अटैक शुरू किया, और लास्टली 2003 में सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया गया फाइनली। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना, उसकी डिफिनेशन अमेरिका तय करने लग गया है, जो कि सही नहीं है। हमारा देश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें अपने यहाँ के लोकतंत्र को हर हाल में बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो शासन करने का सबसे कम भ्रष्ट तरीका है। अगर हम लोग किसी और सिस्टम में जाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, या हो सकता है कि बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़े। तो क्लासरूम में, एक सेपरेट क्लासरूम में मुझे बताना कि क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए या हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। या दूसरा टॉपिक, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में किस तरह से सुधार होने चाहिए और उस सुधार के बेस पे हमें और क्या करना चाहिए। चलो अभी के लिए इतना ही। क्लासिक क्वेश्चंस को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि तुम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा।